संशोधन की बात कही गई थी, लेकिन सरकार उस टाइम पे ये कह रही थी कि सरकार संसद को ये अधिकार होना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना को, संविधान के मूल भाव को भी बदला जा सके। यानी कि संविधान सरकार को पूरा अधिकार मिल जाता कि वो जब चाहे पूरे संविधान को बदल दे। इसमें 1973 में सरकार बनाम केशवानंद भारती केस हुआ। उसमें 13 जजों ने फैसला दिया कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, पूरे संविधान को बदल नहीं सकते हैं। वो संविधान का आर्टिकल 368 है जो 1973 में पारित हुआ, जिसका देशमुख आप लोगों को बता रहे हैं। शुरुआत में भी दो बच्चियां आई थी, उन्होंने एक दो लाइन कही थी, आप लोगों ने नहीं सुना या सही से ढंग से नहीं कह पाई। वो उन्होंने कहा था, हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, और हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और जब जान देने की बात आती है या संविधान या हमारे सम्मान पर आंच आई, तो ये बहुजन समाज है, लड़ाई लड़ना जानता है, अपने सम्मान पर आंच नहीं आने देगा। तो लड़ाई लड़ेगा तो ऐसा नहीं कि हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। तो मैं बात शुरू करता हूँ उस कोरेगांव की घटना का। वो कोरेगांव की घटना कौन सी थी? आप लोगों ने अगर महापुरुषों को पढ़ा होगा, इतिहास को पढ़ा होगा, 1 जनवरी 1818, अभी इतनी ठंड है, अभी 1 जनवरी तक कितनी ठंड शुरू हो जाएगी। जो लोग आप लोग नया साल मनाते हैं, नया साल से बढ़कर एक घटना हुई थी 1 जनवरी को। 31 दिसंबर की रात से शुरू हुई और 1 जनवरी की सुबह तक वो युद्ध चला, भीमा कोरेगांव युद्ध, जिसमें 500 बहुजन समाज के लोगों ने, कितने 500, और 28,000 पेशवा जो मनवादी थे, सामंती थे, उनको गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया। नमस्कार। किस लिए वो लड़ाई हुई थी? लड़ाई तो सब लोग जानते भी होंगे, नाम भी सुना होगा, भीमा कोरेगांव। वो लड़ाई किस लिए हुई थी? अभी जो बात आई ना, के लिए, वो सम्मान की लड़ाई थी। पेशवाओं ने एक राजाज्ञा होती है कि राजा ने जो आज्ञा दे दिया उसको सबको मानना पड़ेगा। तो अपने उन्होंने राजाज्ञा दिया था कि बहुजन समाज का जो भी व्यक्ति होगा वो दोपहर में घर से बाहर निकलेगा, कमर में हांडी बांधेगा, कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधेगा। वो जो आप लोग झाड़ू हांडी की कहानी सुनते हैं, तो जब पेशवाओं का और अंग्रेजों का युद्ध छिड़ा तो बहुजन समाज के लोगों ने कहा पेशवाओं के पास जाकर, 2 सेनापति थे, रिद्धनाथ और सिद्धनाथ, ये दोनों भाई जाकर मिले राजा से और कहा कि हमारे गले से हांडी और झाड़ू खुलवा दो, हमें भी मानवता का जीवन जीने दो, तो हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे। तो राजा ने कहा, सुई की नोक के बराबर तुमको अधिकार नहीं मिल सकते, तुमको जो नरक की जिंदगी जी रहे हो तुमको यही जीना पड़ेगा, युद्ध लड़ो या ना लड़ो। तो हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अपने सम्मान के लिए फिर पेशवाओं से लड़ी और 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म किया। तब जाकर वो आपके कमर से झाड़ू और गले से हांडी खुली। तो ऐसे थे हमारे पूर्वज। और आज हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे साथ सम्मान से खिलवाड़ होता है। अच्छा, उस टाइम हमारे लोगों को अधिकार नहीं प्राप्त था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आप लोगों को यह संविधान लिख कर दिया है। इसमें अधिकार है आपको। आर्टिकल 14 कहता है इस देश का प्रत्येक नागरिक, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, अमीर हो, गरीब हो, इस देश का अगर नागरिक है तो प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने कानूनों के अधिकार को, सरकारी नियम को बराबर से ग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी से भी जात पात के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, काले गोरे के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको सजा का प्रावधान है उसको। ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 21 कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, जो हमारे प्यारे बड़े बच्चे हैं, जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो बाबा साहब ने आर्टिकल 21 में आपको लिख कर दिया है कि 6 साल से ऊपर के बच्चों को और जो 14 साल तक बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। जो प्राइमरी स्कूल खुले हैं ये आर्टिकल 21 के तहत खुले हैं। बाबा साहब जानते थे कि हमारा समाज गरीब है और शिक्षा का भी बाजारीकरण होगा, तो आर्टिकल 21A में एक प्रावधान दे गए थे कि अगर शिक्षा का बाजारीकरण हो,
सरकारी स्कूलों के साथ साथ अगर कॉन्वेंट स्कूल खोले जाएं तो उसमें भी हमारा समाज का बच्चा कैसे पढ़ेगा। उसके लिए भी आपको आर्टिकल 21A में वो अधिकार दे गए हैं जिसके तहत RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया गया, जिसमें आपके क्षेत्र में जो प्राइवेट विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, उसमें भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो भी मुफ्त में। कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल में भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। केवल आवश्यकता है तो जानकारी की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं। कब छीनेंगे आप अपने अधिकार? जब आपको पता होंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका अधिकार क्या है तो क्या छीन लेंगे आप? किससे छीन लेंगे? जो दौर है, ये दौर बहुत कठिन दौर है। इस दौर में अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा। लड़ना किससे पड़ेगा? हमको लाठी डंडे से नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। हमको लड़ना है सामंतियों से, हमको लड़ना है बेरोजगारी से, हमको लड़ना है भुखमरी से, जो आज देश हमारा जूझ रहा है। आपने पढ़ा देखा होगा सोशल मीडिया पे, लखीमपुर खीरी में 2 बच्चे और माँ, तीनों लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किस लिए? 4 दिन के लिए उनका स्कूल बंद हो गया। प्राइमरी स्कूल जहाँ पर खाना मिलता है, 4 दिन तक उसके बच्चे खाना नहीं खा पाए, भूखों मर गए। तो माता ने सोचा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं कि अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे। उसने और अपने बच्चों को जहर देकर अपने आप को खत्म कर दिया। ये दौर है, ये सच्चाई है इस देश की। तो इस दौर में अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। आज से आप लोग एक नियम बना लें। आपसे गुजारिश करके जाता हूँ कि ये संविधान की पुस्तक है, 100-150 की मिलती है, आप लोग अपने घर में रखें, और ज्यादा नहीं, केवल 5 पेज आप रोज पढ़िए। आपको पता चलेगा कि आपके महापुरुषों ने आपके लिए क्या किया है, आपके कौन कौन से अधिकार हैं। ये जो वोट का अधिकार आपको मिला है, अभी आपके बीच में प्रधान जी आए थे, चले गए, मुबस्सिर भाई आए थे, वो भी चले गए। ये लोग नेता लोग हैं, ये वोट लेने के लिए आपके बीच में आएंगे। हम नेता ने विपिन शुरुआत बता रहा है विपिन बहुजन कि हम नेता नहीं, हम आपके बेटे हैं, आपके बीच के हैं, आपके भाई हैं। हम वोट मांगने के लिए आपसे नहीं आए, लेकिन आपको ये बताने आए हैं कि जो वोट का अधिकार मिला है ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। 1932 में 30, 31, 32 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। तो 31 का गोलमेज सम्मेलन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जा रहे थे, बंदरगाह पर पहुंचे। बंदरगाह वो जगह है जहां से पानी का जहाज जाता है। जैसे एयरपोर्ट होता है, जहाज उड़ने वाला जाता है, उसको एयरपोर्ट बोलते हैं, और जहां पर पानी का जहाज आता जाता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह पर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंचे लंदन जाने के लिए, तब उनके बड़े भाई आकर कहते हैं, अम्बेडकर तुम तो लंदन जा रहे हो, वहां तुम्हारा सबसे प्यारा बेटा, उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, कम से कम उसका अंतिम संस्कार करके जाओ, तब लंदन जाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जवाब सुनिएगा, आप महसूस करिएगा आपको अधिकार कहां से मिले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भैया अगर मैं रुकता हूं, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता हूं, हमारा जहाज छूट जाएगा, हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे। अगर अंतिम संस्कार कर भी लेते हैं, मेरा बेटा जीवित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा, अपने लोगों के लिए अधिकार नहीं लाऊंगा, तो हमारे करोड़ों बेटे जो ये बैठे हैं कुर्सी पर, ये जीते जी मर जाएंगे, ये जीवन अपना जी नहीं पाएंगे। बाबा साहब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किए बिना चले गए, और वहां से आपके लिए क्या लाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप जानिए। अगर अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया, उनका बेटा दवा के अभाव में मर गया, और वो फिर भी वहां नहीं गए, तो आपके लिए नहीं गए, तो आपके लिए लाए क्या? तो जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहां से कम्युनल अवार्ड के तहत आपके लिए 2 वोट का अधिकार लाए थे। कितनी वोट? 2 वोट। वोट डालते हैं। बाबा साहब का मानना था कि इस समाज को, जो गरीब समाज है, गरीब तबका है, दबा समाज है, कुचला समाज है, इसको लोग अछूत कहते हैं, इसका 1 वोट से भला नहीं होने वाला, इसको 2 वोट का अधिकार मिले। बाबा साहब ने आपको 2 वोट का अधिकार दिया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि सदर में एक विधायक हैं सुरेश यादव, तो एक विधायक वो होंगे, एक विधायक आपके समाज का होगा, SC समाज का होगा, जिसको दलित समाज भी कहा जाता है। अगर सुरेश यादव नहीं सुनेंगे तो SC वाला होगा, वो तो सुनेगा। तो इस देश के चंद चालाक लोगों को ये बात हजम नहीं हुई
वो इस बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर इस समाज को 2 वोट का अधिकार मिल गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, तो ये समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, इस देश का शासक बन जाएगा। तो महात्मा गांधी ने साजिश के तहत जेल में ही अनशन कर दिया कि हम जेल में भूखों मर जाएंगे, लेकिन ये अधिकार हमको बर्दाश्त नहीं है। जिस गांधी की आप लोग पूजा करते हैं, उसने कहा कि ये अधिकार हमको बर्दाश्त नहीं है, ये अधिकार वापस लिए जाएं वरना हम भूखों मर जाएंगे। आंदोलन करने लगे और बाबा साहब तब भी नहीं माने कि आपको मरना है मरो, हम अपने बहुजन समाज के अधिकार आपको देने वाले नहीं हैं। तब इन सामंतियों ने हमारे समाज की गरीब दस्तियां होती हैं, झोपड़ी ही छप्पर थे, जलाने लगे, लोगों को मारने लगे। तब बाबा साहब मजबूर होकर बाबा साहब ने सोचा कि जिस समाज के लिए हम अधिकार लेकर आए हैं, अगर वो हमारा समाज ही नहीं रहेगा, वो जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो अधिकार लेकर हम क्या करेंगे। तो मजबूर होकर बाबा साहब को सितंबर 1932 में पूना पैक्ट, जो गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ, पूना पैक्ट समझौता करना पड़ा। और समझौते में वो आपका 1 वोट का अधिकार छीन गया। वो महात्मा गांधी ने आपका 1 वोट का अधिकार छीन लिया। अब आपके पास 1 वोट का अधिकार बचा। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी वो दूरदर्शी सोच। उन्होंने कहा अगर हम 1 वोट का अधिकार देते हैं तो ऐसे नहीं देंगे, उसके बदले में भी हमें कुछ चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसके बदले में आपको क्या लिया, क्या दिया आपको, वो जानते हैं? कोई बताएगा मुझे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा अगर हमको 2 वोट का अधिकार नहीं मिलता है तो हमारे समाज को आरक्षण चाहिए। जो आप पढ़ाई में आरक्षण लेते हैं, नौकरी में आरक्षण लेते हैं, अभी इसके पहले वाली सरकार ने नौकरी और ठेकेदारी में आरक्षण को खत्म कर दिया। उसका एक बिल होता है जो संसद में पास होता है, वो विधानसभा में पास होता है, उसको फड़वा दिया संसद भवन में। जो नौकरी में हम लोगों को रिजर्वेशन होता था कि आप एसपी हैं तो एससी होने के नाते आपको एसएसपी पहले बना दिया जाएगा, वो आरक्षण था, वो अखिलेश सरकार ने खत्म कर दिया। तो ये आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको दिया पूना पैक्ट के तहत। अभी आरक्षण से याद आया, आपके बाराबंकी में एक एसडीएम हुआ करते थे पवन रावत, पवन सरोज अपना नाम लिखते नहीं, हाँ पवन पासवान नाम लिखते हैं, अभी इस समय सीतापुर में है। इसके पहले रामनगर में एसडीएम थे, उनका प्रमोशन हुआ था 23 जुलाई 2025 को। अभी रात में 8 बजे उनका ऑर्डर बन गया कि बाराबंकी के एडीएम बन जाएंगे। लेकिन ये जातिवाद इतना भरा पड़ा है लोगों के बीच में, वो अनिल त्रिपाठी जुगाड़ उगाड़ लगाए ब्रजेश पाठक के पास, मंत्री जी के पास, और रात में ही वो ऑर्डर कैंसिल हुआ, उनको फिर से एसडीएम बनाकर भेज दिया गया सीतापुर और उनकी जगह पे अनिल जी को रख दिया गया। तो ये वर्तमान में हो रहा है, जो विपिन बता रहे थे ना कि वर्तमान में क्या हो रहा है, ये वर्तमान की स्थिति है। अगर आज अभी भी आप लोग नहीं जागे, अभी भी हमारा समाज नहीं समझा, तो वो दिन दूर नहीं जो पहले गुलामी की ओर हमारा समाज बढ़ रहा था, आज भी गुलाम हो जाएगा। अगर आप अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को गुलामी से बचाना चाहते हैं तो महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे लिए महापुरुषों ने क्या किया। ये तो एक महापुरुष की बात बता रहा हूँ, केवल एक घटना। अगर बाबा साहब की पूरे जीवन की घटना बताने लगे तो ये सुबह से शाम हो जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा चौदार तालाब की घटना, अभी गाना भी बज रहा था। तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था आप लोगों को। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, गाय, भैंस तो पानी पी सकते थे। कि जिसको हम बहुजन समाज बोलते हो ना, ये बहुजन समाज तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको दिलाया। क्या क्या दिलाया आपको, जो कुछ आपके पास है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग मांगने नहीं गए थे उनके पास। यहाँ से कोई गया हो मांगने, बता दो कि बाबा साहब मांगने गए थे आप लोग। और जो समाज महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ता, ये 50 बहुजन महापुरुषों की किताब है। जो समाज, हमारा समाज अगर महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ता है, वो पढ़ लिख कर नौकरी भी पा जाता है ना, तो जाता है किसी 12 हाथ 13 हाथ वाले मंदिर में कि इनकी कृपा से हमको नौकरी मिली। मैं पूछना चाहता हूँ इसे समाज से कि 1950 से पहले जब ये संविधान लागू नहीं था, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब ये मंदिर मस्जिद वाले कहाँ गए थे? तब आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तभी तो ये मंदिर तभी थे, तब आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही थी? जब आइए संविधान लागू हुआ, आपको पढ़ने का अधिकार मिला, आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, आपको आरक्षण मिला, आपको नौकरी में आरक्षण मिला,
तब जाके आपको नौकरी मिल रही ना। और आप लड्डू लेकर कहाँ पहुंच जाते हैं? और ये क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि आपने किताब तो पढ़ ली, महापुरुषों को नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या बलिदान दिया, क्या त्याग किया, वो आपने नहीं पढ़ा। धोबी समाज में जन्मे एक संत थे, संत गाडगे, सफाई की स्वच्छता के वो जनक कहे जाते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपके घर में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो आप अपने बर्तन बेच दीजिएगा, अपनी थाली बेच दीजिएगा, हाथ पर रोटी रखकर खा लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, हमने देखा वर्मा समाज के लोग कहते हैं ये चमारों के महापुरुष हैं। बाबा साहेब को जब अधिकार लिखने का, संविधान लिखने का मौका मिला, जब लोगों को अधिकार देने का मौका मिला बाबा साहेब को, तो आर्टिकल 340 पहले लिखा। 340 में ओबीसी समाज के अधिकार हैं, पटेल समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज, उनके अधिकार हैं। उसके बाद 343 लिखा, जिसमें बहुजन समाज, जिसमें चमार, धोबी, पासी, हरगढ़िया आते हैं। बाबा साहब ने आपको अधिकार पहले दिया और आप कहते हो कि बाबा साहब केवल चमारों के देवता हैं, चमारों के महापुरुष हैं। अरे देवता से भी बढ़कर हैं ये हमारे लिए। किसी देवी देवता ने हमको कुछ नहीं दिया, चाहे जो देवी देवता हो। अगर हमको किसी ने दिया है तो हमारे महापुरुषों ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप उनको, अगर उनको जीवित रखना है अपने बीच में, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि अगर हमको ढूंढना है तो हम मंदिरों में या मूर्तियों में नहीं मिलेंगे, हम किताबों में मिलेंगे। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो जो हम घटना बता रहे हैं कि आप 1 किलो लड्डू लेकर मंदिर पहुंचते, आप नहीं पहुंचे, तब आप एक किताब लेकर किसी गरीब के घर पहुंचेंगे, इस बच्चे के को पढ़ने के लिए किताब नहीं है, कि किताब हम दे देंगे, तो वो बच्चा भी पढ़ लिख जाएगा। तमाम महापुरुष मुस्लिम समाज में हुई थी। अभी यहाँ पर प्रधान जी बैठे थे, वो तो चले गए। मुस्लिम समाज में जन्मे तमाम वो महापुरुष, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले। अभी उनका जन्मदिन आने वाला है, उनकी जयंती आने वाली है। उनको शिक्षा की देवी बनाने में जो योगदान दिया, वह फातिमा शेख ने, मुस्लिम समाज से आती है। उनके भाई उस्मान शेख ने, उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिला किसी के घर की हो। चमार, धोबी, पासी, हरगढ़िया, तिली, तमोली, नाय, भुज्जी, कहार, साक, सैनी, मौर्या, कुशवाहा, पंडित, ठाकुर, बनिया, किसी की भी घर की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कहाँ से मिला? माता सावित्रीबाई फुले से। उन्होंने 3 जनवरी को 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। तब से महिलाओं की शिक्षा जो है इस देश में अनिवार्य हुई, तब से महिलाओं को शिक्षा मिल रही है। तो आज अगर शिक्षा की कोई, असल में शिक्षा की कोई देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले हैं, और कोई शिक्षा की देवी नहीं है। आप किसी की पूजा कर लें, आपको अगर शिक्षा का अधिकार किसने दिया? माता सावित्रीबाई फुले ने दिया। उनका योगदान क्या था, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ज्योतिबाराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाराव फुले पढ़े लिखे थे, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ज्योतिबाराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, और जब वो पढ़ी तो उनको लगा कि हमको अपनी सारी बहनों को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने और फातिमा शेख ने मिलकर शिक्षा ग्रहण की, स्कूल में जाकर, जो आज के समय में जिसको बीएड कहते हैं, उस समय जो अध्यापक बनने के लिए शिक्षा मिलती थी, वो अंग्रेजों के स्कूलों में जाकर उन्होंने ग्रहण की, चोरी से, चुपके से। ग्रहण करने के बाद फातिमा शेख ने अपना घर दिया। उस घर में पहला स्कूल, इस देश का पहला स्कूल जो महिलाओं के लिए खोला गया, फातिमा शेख के घर में खोला गया। माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने खोला। और माता सावित्रीबाई फुले ने प्रण किया कि इन महिलाओं को, इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम अपनी औलाद नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि अगर अपने बच्चे पैदा कर लेंगे तो अपने बच्चों में लग जाएंगे, तो इनको हम पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। इस देश की महिलाओं को पढ़ाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने, या जिसको हम फुले दंपत्ति कहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे नहीं पैदा किए, अपना वंश खत्म कर दिया, लेकिन आपको शिक्षा दे दी, तब जाकर शिक्षा की देवी बनी।
ऐसे थे हमारे महापुरुष जिनकी हम जयंती मनाते हैं, जिनके हम बारे में आपको बताने आए हैं, जिनके बारे में हम समझाने आए हैं, जिनके बारे में आप लोगों से कहते हैं कि उनकी जयंती मनाइए, उनको पढ़िए। जब आप उनको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कुर्सी पर कैसे बैठे हैं। ये कुर्सी पर बैठने का अधिकार कहाँ से मिला? जिस समाज को दोपहर के अलावा निकलने का वो नहीं मिलता था मौका कि उनकी परछाई हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे। केरल में एक महिला हुई नांगेली नाम की। केरल में एक प्रथा थी कि इस दलित समाज, इस बहुजन समाज की कोई भी महिला अपना स्तर नहीं ढक सकती है। कमर के ऊपर का जो शरीर है वो खोल के रखना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है। और ये सब करते थे, और जिसने अगर ढक लिया उसको पैसा देना पड़ेगा। पैसे का जिसे टैक्स मिलता है ना, इसको टैक्स कहते हैं। उस टाइम में कर कहते थे, अभी भी कर कहते हैं। उस कर का नाम था मूला कर। जिस महिला ने अपने स्तन ढक लिए, कपड़े से बंद कर लिए, उसको टैक्स देना पड़ता। और टैक्स कैसे देना पड़ता? वहां उस गांव के ब्राह्मण आते, उसके स्तनों को पकड़ते कि देखते कितने वजन है, उस हिसाब से टैक्स लगता था। कितने शर्म की बात है, आप लोग सोच कर देखिए। उस नांगेली महिला ने तय किया, नांगली नाम की महिला ने, कि हम अपने स्तन ढकेंगे, कुछ भी हो जाए। उसने कपड़े पहने, और जब सामंतियों ने देखा तो शाम को उसके घर आ गए कि हमको टैक्स चाहिए। तो उस महिला ने अपने स्तन काट कर दे दिए, वहीं पर मर गई। तब जाकर आपको ये कपड़े पहनने का, केरल की महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार मिला है। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में जन्मे हैं, ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं, और आज हमारे समाज को दबाया जा रहा है। देश में भाजपा की सरकार है, आप देख रहे हो एक एक अधिकार धीरे धीरे हो, चाहे मुसलमानों के नाम पर हो, चाहे दलित के नाम पर हो, चाहे ओबीसी के नाम पर हो, खत्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 कॉलेज थे जिसमें SC ST के बच्चों को 400 बच्चे पढ़ सकते थे, करीब 100 बच्चे पर स्कूल में, जिनको मुफ्त में MBBS की डिग्री मिलती थी। इस सरकार ने खत्म कर दिया। कोई जानता है? 400 बच्चे प्रतिवर्ष इस प्रदेश में अब MBBS पढ़ने से रह जाएंगे। MBBS की फीस इस समय 2.5 करोड़ रुपए है। कोई गांव में है जो 2.5 करोड़ रुपए लगा पाएगा? वो मिलता था मुफ्त में, सरकार देती थी पैसा। इस भाजपा सरकार ने बंद करा दिया उसको। आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो जान नहीं पाएंगे। आपको लगेगा नहीं सरकार 5 किलो राशन दे रही है, ये अच्छी सरकार, इसको वोट देना चाहिए। किसानों के लिए 2000 रुपए दे रही तिमाही, महिलाओं को पैसा दे रही। तो पैसा देकर आपको वोट खरीदने का विचार है, ये वोट खरीदने की साजिश है ये। अगर आप लोगों को अपने महापुरुषों के सपने को साकार करना है, काम होने से बचाना है, तो अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। शिक्षा की ओर बढ़ना पड़ेगा। वोट देते समय आपको सोच समझ कर वोट देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको राशन मिलता भी है, तो वोट जब आप देने जाते हैं तो आपको वहाँ कोई देखता नहीं है। वोट तो आप अकेले में देते हैं ना, तो वोट आप फिर क्यों दे देते हैं? वोट का अधिकार, हमने शुरुआत में बताया ना, वोट का अधिकार आपको कहाँ से मिला? बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया है अपना, तब जाकर आपको ये वोट का अधिकार मिला है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने अधिकारों को समझें, अपने अधिकारों को जानें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने महापुरुषों को लोगों तक पहुंचाएं। तभी ऐसे कार्यक्रमों का कोई उद्देश्य निकलेगा, तभी आपका और आपके समाज का, ऐसे बच्चों का कल्याण हो पाएगा। आप सब लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर बैठे, हमारी बातों को सुना, अपने महापुरुषों को सुना। मैं आप लोगों से निवेदन फिर से करके जाता हूँ कि आप अपने महापुरुषों को मूर्तियों में मत पूजिए, उनके ऊपर अगरबत्ती धूप मत लगाइए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। केवल अगर एक पन्ना आप रोज पढ़ लेंगे, उससे आपको, आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा कभी अगर इस गांव में आऊं तो ये संविधान की पुस्तक जितने भी लोग बैठे प्रत्येक घर में होनी चाहिए। ये आप लोग पढ़ कर लीजिए कि ये आपके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। जो कुछ ये देश भी इसी से चलता है, और आप लोगों के अधिकार भी इसी से बचे हैं। जो वर्तमान समय जो सरकारें करी थी ना, लोग कह रहे थे ना, नेता कह रहे थे ना, इस संविधान को हमें बचाना है। इस संविधान को नहीं बचा रहा है, ये संविधान आप लोगों को, इस संविधान सरकार को बचा के रखा है। तो आप लोगों से गुजारिश करके जा रहा हूँ, आप लोग संविधान की किताब अपने घर पे रखें। नहीं कहीं से जा सकते तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगी, आपके घर पे आ जाएगी। उसको रोज एक पन्ना पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो अपने अधिकार जान सके। सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, यहाँ के आयोजक टीम का धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई जिला संरक्षक भीम आर्मी आदरणीय
आप सभी ने, जब हम शुरू में आए थे तो हमें लग रहा था कि शायद मीटिंग ये कार्यक्रम ये असफल रहेगा,